नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि को समर्पित है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है, जो अज्ञानता और अंधकार का नाश करती है और अपने भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाकर सुख समृद्धि या आशीर्वाद देती है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना शुभ माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे क्यों मनाया जाता है? यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक खास मकसद को समर्पित है, रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी को दुनिया से पूरी तरह खत्म करना। बिहार में चुनाव से पहले गरीब महिलाओं को 10,000 रुपये देने से एनडीए सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने इसे वोट रेवटी बताते हुए कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जयराम नरेश ने कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी योजना का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। यूएन के मंच का सभी राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने सूट पर एक बारकोड लगाकर आए और यूएनजीए में कहा, इस बारकोड को स्कैन कीजिए और देखिए हमास ने किस तरह से अत्याचार किए हैं। पंचायती राज मंत्रालय 2 अक्टूबर 2025 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जन योजना अभियान 2025-26 सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू करेगा, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पंचायती विकास परियोजनाओं की तैयारी प्रक्रिया शुरू होगी। बरेली में हालिया विवाद के बाद इत्तेफाक मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने फिर चर्चा में है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। शहर में रविवार तक इंटरनेट सेवाएं बंद की जा सकती है। उपद्रव के बाद तौकीर रजा समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बरेली शहर में उपद्रव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने उपद्रवियों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उपद्रवियों की संपत्ति का चिन्हांकन भी शुरू कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस समय दुनिया में छाए हुए हैं। उन्होंने एशिया कप में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच में एक बार फिर उन पर नजरें होंगी और उनके साथ शाहीन शाह अफरीदी की जंग के लिए सभी तैयार हैं। कर्नाटक पुलिस ने दानागोरे में आई लव मोहम्मद विवाद और हिंसा के सिलसिले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्लस्मार्क नगर इलाके में बैनर विवाद को लेकर 2 समुदायों के बीच झपट हुई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए 4 विशेष टीमें बनाई है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बढ़ते प्रभाव के साथ ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो रहे हैं। भारत भी स्वदेशी रूप से SMR का निर्माण कर रहा है। रूस के सरकारी परमाणु निगम रोसाटॉम के डॉक्टर वेल्गियन ने SMR की संभावनाओं पर भारत के साथ सहयोग करने की बात कही। उन्होंने बताया कि रूसी SMR कम जगह घेरते हैं। भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित अनंत शस्त्र मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए BEL को टेंडर जारी किया है। लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पाकिस्तान और चीन में लगी सीमाओं पर वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है। यह मोबाइल सिस्टम चलते फिरते लक्ष्यों की खोज, ट्रैकिंग और उन पर हमला कर सकता है। सोनम वांगचुक पर लद्दाख में हिंसा भड़काने, विदेशी फंडिंग और पाकिस्तान को कथित संबंध रखने के आरोपों की जांच जारी है। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण पर भारत ने जोरदार जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का निर्यातक बताते हुए उनके जीत के दावों पर व्यंग कसा। भूटान प्रधानमंत्री का यूएन में बयान, भारत और जापान जैसे योग्य देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। झारखंड उड़ीसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब दूर संचार क्षेत्र में 2G, 3G और 4G सेवाएं शुरू हुई तब भारत बहुत पीछे था। हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह के चुटकुले चल रहे थे। 2G, 3G और फिर पता नहीं क्या क्या लिखे जाता था। हमने तय किया कि दूर संचार क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण तकनीक को भारत में ही विकसित किया जाना चाहिए। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि BSNL ने स्वदेशी 4G तकनीक विकसित की है। लगातार दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल बनाए गए R. वेंकटरमणी 2 साल के लिए होगा नया कार्यकाल।
75 वर्षीय आर वेंकटरमणी का वर्तमान 3 वर्षीय कार्यकाल इस महीने के अंत में समाप्त हो रहा है। वेंकटरमणी ने 30 सितंबर 2022 को वरिष्ठ न्यायविद के वेणुगोपाल का स्थान लिया था। शिक्षा सुधार और ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा। झुंझुनू में शिक्षक संघ का अधिवेशन सपत्र। झुंझुनू में गौरव सेनानी शिक्षक संघ का एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के स्तर में सुधार लाना और संगठन को मजबूत करना। अधिवेशन में शिक्षा प्रणाली में सुधार के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। शिक्षकों के हस्ताक्षर नीतियों पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया। इस दौरान शिक्षकों की ड्यूटी के संबंध में होने वाली समस्याओं को भी सुलझाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल जिला कलेक्टर ओम प्रकाश किसावत ने शिक्षकों के सीधे संवाद किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने और शिक्षकों की समस्या निराकरण के आश्वासन दिया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष महावीर सिंह सहारण सहित जिले के सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे। माना जा रहा है कि इस अधिवेशन से जिले में शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने और शिक्षकों को व्यवसायिक चुनौतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए तैयार होगी युवाओं की नई फौज। एआईटी और वीआईटी ने मिलाया हाथ। भारत के बेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वीआईटी और थाईलैंड के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एआईटी ने सेमीकंडक्टर शिक्षा में एक महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है। इस 5 साल के समझौते के तहत छात्रों के लिए ग्रेजुएट पाथवे प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें वीआईटी के छात्र पहले ब्रिजिंग सेमेस्टर पूरा करने के बाद एआईटी और ताइवान की टीपाई टेक में उन्नत अध्ययन कर सकेंगे। इसके अलावा संयुक्त शोध, फैकल्टी आदान प्रदान और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह सहयोग भारत के तेजी से बढ़ते सेमीकंडक्टर बाजार के लिए एक स्ट्रैटेजिक कदम है, जिसके 2030 तक $100 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। इस पहल से उद्योगों की 85,000 प्रशिक्षित इंजीनियरों का आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही छात्रों को वैश्विक एक्सपोजर और उद्योग के सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। फतेहाबाद में बालिका शिक्षा पर नुक्कड़ नाटक। आगरा के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मिशन शक्ति का कार्यक्रम जारी। आगरा के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय फतेहाबाद में मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिका शिक्षा विषय पर एक जागरूकता संबंधी नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो अरुण त्रिपाठी ने इस अवसर पर बालिका शिक्षा का महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा के जरिए ही लड़कियां सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकती है। कार्यक्रम में मिशन शक्ति प्रभारी डॉक्टर वंदना वर्मा ने सशक्त नारी द्वारा सशक्त समाज में निर्माण पर बल दिया है। इस दौरान सभी उपस्थित लोगों को बालिका एवं महिला सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। साथ ही स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत महाविद्यालय परिसर की साफ सफाई की अभियान भी चलाया गया। स्वदेशी 4G से डिजिटल क्रांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने देश तकनीक से निर्मित BSNL के 97,500 से अधिक 4G टावरों को कमीशनिंग किया, जो 26,700 गाँवों को डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ेगा। इस परियोजनाओं से ओडिशा के 2,472 गाँवों सहित लगभग 20 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 8 IIT संस्थानों के विस्तार कार्य नींव रखी गयी, जिसमें 10,000 अतिरिक्त छात्रों को शिक्षण का अवसर मिलेगा। साथ ही संबलपुर में 273 करोड़ रुपए की लागत से बने 5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर उद्घाटन किया गया, यातायात व्यवस्था को सुधार लाएगा। ये सभी परियोजनाएं उड़ीसा के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। डिजिटल कनेक्टिविटी, शैक्षणिक बुनियादी ढांचे और यातायात सुविधाओं के इस व्यापक पैकेज से राज्य के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है। बिहार स्टेट 2025 आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 अक्टूबर हुई। जाने पूरी डिटेल। बिहार माध्यमिक शिक्षा पात्रता स्टेट 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने आवेदन की तारीख को 27 सितंबर से बढ़ाकर अब 5 अक्टूबर 2025 कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार अब इस नए तारीख तक आधिकारिक वेबसाइट bseb.stet.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा 12 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच आयोजित की जाएगी और परिणाम 16 नवंबर 2025 को जारी होने की संभावना है। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर ही नवनीत अपडेट के लिए नियमित रूप से नजर बनाए रखें। ओपन AI CEO का बड़ा दावा। AI निकट भविष्य में 40% काम करेगा। ओपन AI के CEO सैम अल्टमैन ने हालिया इंटरव्यू में दावा किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में मनुष्य के 30 से 40% काम स्वयं करने में सक्षम हो जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह नौकरियों का नहीं बल्कि कार्यों की प्रतिशत है। अल्टमैन ने भविष्यवाणी की कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI ने इस दशक के अंत तक विकसित हो सकती है, जो मनुष्य से अधिक बुद्धिमान साबित होगी।
बिहार के 2 जिलों में विकास की बड़ी सौगात, 8,900 करोड़ रुपए से अधिक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। बिहार सरकार की विकास यात्रा की आज नई गति मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मधुबनी में लगभग 8,329 करोड़ रुपए से 25 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं भी शामिल है, जिसमें जिले की विकास कार्य को नई दिशा मिलेगी और आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इस क्रम में कटिहार जिले में भी विकास की नई इबारत लिखी गई। यहाँ 583 करोड़ रुपए की लागत से कुल 242 विकासात्मक योजनाओं का शुभारंभ किया गया। दोनों जिलों में कुल मिलाकर 8,912 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने 2 जिलों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों जीविका दीदी और उपभोक्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इन दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिया। लखनऊ में आई लव बुलडोजर पोस्टर विवाद, योगी सरकार के समर्थन में उतरे बीजेपी युवा नेता। आई लव मोहम्मद बैनर के विवाद के बीच अब लखनऊ में आई लव बुलडोजर के पोस्टर सामने आए। भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी द्वारा लगाए गए इन पोस्टरों में आई लव योगी आदित्यनाथ जी भी लिखा हुआ है। यह पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह विवाद कानपुर में बाराफवाद के दौरान आई लव मोहम्मद बैनर लगाए जाने से शुरू हुआ था, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बरेली में हिंदू मुस्लिम झड़प के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कानूनी व्यवस्था बनाए रखने को निर्देश दिए हैं। उनका मानना है कि बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल योगी सरकार की अवैध संपत्ति विरोध कार्रवाई के प्रतीक के रूप में किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उप राज्य मनोज सिन्हा ने लद्दाख में हुई हिंसक प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को राजभवन में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक अध्यक्षता की। बैठक में पहलगाम हमले के बाद बंद किए गए 12 प्रमुख पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उप राज्यपाल सिन्हा ने बैठक में स्पष्ट किया कि आतंकवादी के खिलाफ युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है और सुरक्षा बलों को लगातार सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने पर जोर दिया है। इस संपूर्ण बैठक में सेना, वायु सेना, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उप राज्यपाल ने सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए उन्होंने खतरों के अनुसार स्वयं को ढालने के निर्देश दिया। साथ ही कट्टरता और नशीले पदार्थों को समस्या से प्रभावित ढंग से निपटने को भी आदेश जारी किए गए। पिछले कई दिनों से देश भर में मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजधानी दिल्ली में जहां धूप खिली हुई है, वहीं मुंबई में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 28 से 30 सितंबर के बीच मुंबई के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली में भीषण गर्मी लोगों को जीना मुश्किल कर रही है। आने वाले दिनों में राजधानी समेत पूरे एनसीआर में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार आज 28 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच दिल्ली एनसीआर में मौसम में बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन गर्मी से तत्काल राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली में भीषण गर्मी के साथ प्रदूषण लेवल भी बढ़कर 110 से 20 पहुंच गया है। बादल छाए रहेंगे, लेकिन तापमान 35 से 36 के बीच में ही रहेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम रोजाना बदल रहा है। राज्य के कुछ हिस्सों में शुष्क है तो कुछ जगहों पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 28 सितंबर 40 जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। बिहार के कुछ जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। दरअसल अगले 48 घंटों के दौरान कई जिलों में बादल छाए रहने की और हल्की से बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि कई हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान बना रहेगा। उत्तराखंड में इस साल भारी बारिश से तबाही मचाने के बाद मानसून अब अपने अंतिम चरण पर है। सितंबर के अंत तक मानसून राज्य को अलविदा कह देगी। उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी और देहरादून जैसे कई जिलों में इस बार मूसलाधार बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन अब लोगों को राहत मिल सकती है क्योंकि मानसून की वापसी का समय आ गया है और खतरे की आशंका लगभग खत्म हो चुकी है। हरियाणा में इन दिनों मौसम कुछ अलग ही रंग दिखाई दे रहा है। सितंबर का महीना आमतौर पर हल्की ठंडक की आहट लेकर आता है, लेकिन इस बार भीषण गर्मी ने हालत बेहाल कर दिया है। फरीदाबाद से लेकर पूरे दिल्ली एनसीआर तक सूरज जैसा आग बरस रहा है, जिससे लोगों को जीना दुश्वार हो गया है। हरियाणा में पहली बार शहरों के आसपास कृषि क्षेत्र भी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज लगेंगे। ये चार्ज तब लगेगा जब इन इलाकों में कोई कमर्शियल काम होगा, जैसे पेट्रोल पंप, स्कूल, हॉस्पिटल या निर्माण होंगे। अभी तक ये चार्ज सिर्फ शहर के ज़मीन पर ही लगते थे। केंद्रीय कृषि एवं किसान
कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2026 के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात में प्रमुख दलहन एवं तिलहन फसलों की खरीदारी को स्वीकृति दी है। इसके अलावा किसानों से उड़द और तुअर की 100% खरीद के लिए भी केंद्रीय कृषि मंत्री ने मंजूरी दी। राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने के लिए मधुमक्खी पालन योजना शुरू की है। योजना के तहत किसानों को बी बॉक्स कॉलोनी और किट 44% अनुदान पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे केवल शहद एवं अन्न उत्पादन से आय होगी बल्कि फसलों की पैदावार भी बढ़ेगी। नवरात्र और दीपावली का त्यौहार मौसम हमेशा ही ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए अहम सामान माना जाता है। इस सीजन में लोग नई गाड़ियां खरीदना शुभ मानते हैं और कंपनी भी ग्राहकों को लुभाने के लिए बम्पर ऑफर लेकर आती है। इस बार भी मारुति, एएमजी, होंडा, टीवीएस और बजाज ने मिलकर ग्राहकों के लिए एक बड़ी सौगात पेश की है। गिफ्ट और डिस्काउंट के साथ साथ आसान फाइनेंस और तुरंत लोन अप्रूवल जैसी सुविधा भी लाई है। जॉन अब्राहम फिलहाल रोहित शेट्टी के साथ राकेश मारिया की बायोपिक पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म में वह एक पुलिस वाले के किरदार में नजर आएंगे। हालांकि इस बीच उनकी अपकमिंग फिल्म फोर्स 3 की शूटिंग को लेकर नई जानकारी सामने आई है। ये फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म द कॉल हिम ओजी ने शुरुआत से ही ऑडिशन के बीच अच्छी पकड़ बना ली है, लेकिन दूसरे दिन फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई। फिल्म की कमाई के दूसरे दिन आंकड़े चौंकाने वाले हैं। फिल्म के कलेक्शन के ताज़ा आंकड़े आ गए हैं। फिल्म को 2 दिन में भारत में 100 करोड़ के पार पहुंचा दिया है। बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित पैसार नाके पर HDFC बैंक की मुख्य शाखा में आज आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। देखते ही देखते बैंक के अंदर धुआं और लपटें फैल गई। बाजार हफ्ते के आखिरी दिन बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। शुक्रवार को सेंसेक्स 733 अंक टूटकर 80,426 पर बंद हुआ और निफ्टी 236 अंक के गिरावट के साथ 24,665 पर बंद हुआ। दोनों इंडेक्स करीब 1% के नीचे रहे। सिपाही बाजार में अंगूठी खरीदने पहुंची पुरुष और महिला ने 50,000 रुपए की सोने की अंगूठी चोरी कर ली। दुकानदार को शक होने पर जब गिनती की गई तो एक अंगूठी कम निकली। इसके बाद CCTV फुटेज खंगाले गए जिसमें महिला को अंगूठी चुराते साफ देखा जा सकता है। दुकान मालिक हर्षित अग्रवाल ने बताया कि उनकी गणेश ज्वेलर्स दुकान कई साल पुरानी है और पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई थी। राजपूताना राइफल्स के लिए रिंग रोड पर बनने जा रहे हैं फुट ओवर ब्रिज के शिलान्यास पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा पहले सत्ता में वो लोग थे जो सेना से सवाल करते थे और विदेशी अंककर्ताओं की तरह काम करते थे। दरअसल लंबे समय से राजपूताना राइफल्स इस ब्रिज की मांग कर रही थी, लेकिन काम नहीं हुआ। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब सरकार ने निर्माण की शुरुआत की है। सीएम और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रेमचंद बैरवा को टोंक में रोडवेज बस के कंडक्टर ने नहीं पहचाना। प्रेमचंद बैरवा ने टिकट काट रहे कंडक्टर से पूछा बस में कितने सवारियां हैं। इस पर कंडक्टर उन्हें हैरानी से देखने लगा। साथ में मौजूद लोगों ने कहा डिप्टी सीएम साहब हैं। यह सुनते ही कंडक्टर ने तुरंत प्रेमचंद बैरवा के पैर पकड़ लिए। बिहार में अमित शाह ने सेट किया चुनावी मुद्दा। लालू यादव और राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अररिया के फारबिसगंज में एक क्षत्रिय बैठक को संबोधित किया जिसमें उन्होंने लालू यादव और राहुल गांधी पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ने का आह्वान किया है। एनडीए को बहुमत दिलाने की बात कही। अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखाना करते हुए कहा कि बिहार की प्रति व्यक्त आय में वृद्धि हुई है। 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। मोतिहारी में सरपंच के बेटे समेत 2 गिरफ्तार। बिहार में मोतिहारी के बाजीधारी थाना क्षेत्र में एक बड़े साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ है जिसमें राजपुर पटकौलिया पंचायत के सरपंच मोहन दास के बेटे विशाल कुमार और उसके सहयोगी अमन कुमार पर 3 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। मामले का खुलासा तब हुआ जब खाताधारियों ने अपने पासबुक मांगे, लेकिन उन्होंने बताया गया कि खाते बंद हो गए हैं।
27 साल में गूगल कैसे बना टेक्नोलॉजी का साम्राज्य, छोटे से गैरेज से शुरू थी पूरी कहानी। आज इंटरनेट की सबसे बड़ी कंपनी गूगल 27 साल का हो गया है। इस खास मौके पर गूगल ने अपने होम पेज पर एक नॉस्टैल्जिक डूडल लगाया है, जिसने पुराने यूजर्स को सीधे 1998 की याद दिला दी। डूडल में गूगल का पहला लोगो दिखाया गया है और साथ ही एक मैसेज, आज गूगल का 27वां जन्मदिन है। भारतीय सरफरा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में आज फिर गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोना का भाव में गिरावट के साथ 1,14,232 रुपए तक आ गया है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 1,34,456 रुपए